नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्कॉम क्लासेस में। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। आपके ऑप्शन हैं मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, प्रस्तावना में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, इनमें से किसके अंदर है? आपका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? आपका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सीरीज के अंदर, ये सब आए हुए क्वेश्चन है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जैसा भी क्वेश्चन बन सकता है मैं आपके सामने ही लेके आता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। आपके ऑप्शन है वाद योग्य, मौलिक अधिकार, अवाद योग्य, कोई नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, आपका आंसर हो जाएगा अवाद योग्य। निम्न में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? आपके ऑप्शन है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। निम्न में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है, आर्थिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता। आंसर हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व के अंदर दिया गया है। निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आपके ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, चुनाव आयोग। निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज की प्रणाली की व्यवस्था की गई? आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? संविधान की उद्देशिका में, मूल कर्तव्यों में, नीति निर्देशक तत्वों में, 9वीं अनुसूची में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 312। कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47। इस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है?
आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43A। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। आपके ऑप्शन है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, समान आचार संहिता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया, निम्न में से किसको नहीं जोड़ा गया? आपका आंसर हो जाएगा समान आचार संहिता। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? आपके ऑप्शन है मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, गाय और बछड़ों के वध का निषेध करना, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन। निम्न में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 14 वर्ष की आयु को बोला गया है, 16 को नहीं। निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? आपके ऑप्शन है कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष तक, प्रौढ़ शिक्षा। निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? आपका आंसर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा। अगला क्वेश्चन, कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? आपका आंसर हो जाएगा मुफ्त कानूनी सलाह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन है सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, मद निषेध। निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? आपका ऑप्शन है प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, समान नागरिक संहिता। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, समान नागरिक संहिता। आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, KT शाह ने, KM मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? आपका आंसर हो जाएगा KT शाह। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है तीसरा, चौथा, दूसरा, पांचवा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? आपका आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? आपके ऑप्शन है संविधान निर्माण के समय, 42वें संविधान संशोधन में, 41वें संविधान संशोधन में, 26 जनवरी 1950। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में। निम्न में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अयंगर समिति की, स्वर्ण सिंह समिति की, ठक्कर समिति की। निम्न में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि। अगला क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? आपके ऑप्शन है 1979, 1978, 1977, 1976। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा 1970, 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, पंचायती राज सिद्धांत,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते, आपके आंसर हो जाएंगे मौलिक कर्तव्य। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? आपके ऑप्शन है ग्राम पंचायत, वन्य प्राणी, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? आपके आंसर हो जाएंगे वन्य प्राणी। क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शन है राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचित गण में सम्मिलित नहीं है राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। कौन सा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा पढ़ा लिखा क्या आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। आपके ऑप्शन है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। आपका आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन है अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। निम्न में से एक ऑप्शन सही है। आंसर हो जाएगा अपने पद ग्रहण के दिन से। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? आपके ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है निम्न में से किसके द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 57।
इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 356, 76, 61, 75। आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? आपके ऑप्शन है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? आपका आंसर हो जाएगा 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है आपका आंसर हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 3 माह में, 6 माह में, 1 साल। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिन, 3 माह, 6 माह, 1। आपका आंसर हो जाएगा 6 माह में। क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कौन उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, टाइपिंग में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक, तो कौन उस पद का कार्यभार संभालेगा? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन है राज्यसभा, चुनाव आयोग, मंत्रिपरिषद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आपके ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के सभापति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। फिर से ऑप्शन देखें, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 108। इस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।